हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट और पीसीवी का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। यानी कि मेनली जो डिपेंड करता है एनीमिया वो आरबीसी के ऊपर करता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में बाइकनकेव डिस्क की शेप में होते हैं। उनका साइज 7.2 टू 7.4 माइक्रोन होता है और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है। और जो आरबीसी में जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है 90% जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं उनको कैरी करता है, दोनों को। और इनका जो नॉर्मल वैल्यू होता है हीमोग्लोबिन का वो मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा कम होता है। तो मेन जो इसमें आरबीसी के अंदर जो 3/4 पार्ट से भरा होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। इसके बाद हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे इसमें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक फर्स्ट पॉइंट है ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो कितना होना चाहिए। उसके अलावा एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी के नॉर्मल वैल्यू के बारे में। उसके बाद डेफिनेशन, इसका एनीमिया का क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, आयरन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया, उसका डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसके क्लिनिकल फीचर्स। उसके बारे में जो है हम इसमें जो हमारा मेन मोटो है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये वाला है। इसके बाद है इसमें नॉर्मल काउंट, यानी कि जो आरबीसी होता है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो एक हेल्दी पर्सन में वो 4.5 टू 6.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए और 3.8 से लेके 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम फीमेल में होता है। और जो पैक्ड सेल्स होता है, पीसीवी बोलते हैं इसको हम, या इसका नाम है हीमेटोक्रिट। इसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर यहाँ पर वो डिपेंड करती है। और नॉर्मल वैल्यू जो पीसीवी की है 40 से लेके 54% मेल के अंदर और 37 से 47% वो फीमेल के अंदर। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए मेल में होना चाहिए 13 टू 18 ग्राम परसेंट और फीमेल में 11.5 टू 16.5 ग्राम परसेंट, ये फीमेल में होता है, वुमेन में। और जो इसकी वैल्यू होती हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो रेड सेल्स की होती हैं वो इंडिकेट करती हैं, उनको कैलकुलेशन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। यानी कि जो हमारा एनीमिया है वो उस टेबल पे डिपेंड करता है जो अगली टेबल में उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये है हमारा एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, यानी कि मीन सेल वॉल्यूम। तो एमसीवी इज इक्वल टू जो कैलकुलेट करते हैं हीमेटोक्रिट यानी कि पीसीवी और मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई रेड सेल्स काउंट इन मिलियन, यानी कि जिस पेशेंट का हम ये कैलकुलेशन करेंगे उसका हम पीसीवी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे और आरबीसी काउंट जो है मिलियंस में लिखेंगे और उसके बाद उसका जो एमसीवी आएगा उसको हम वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल डिवाइड बाई रेड ब्लड सेल्स काउंट। जितना उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन है उसको रेड ब्लड सेल से हम काउंट करेंगे और इसका रिपोर्ट जो है हम पीजी में देंगे, पिकोग्राम में इसको काउंट करेंगे। उसके बाद है एमसीएससी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको हम फॉर्मूला होता है एमसीएससी इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल डिवाइड बाई पीसीवी, हीमेटोक्रिट बोलते हैं पीसीवी को। तो उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हम तीनों की तीनों वैल्यू वहाँ पर उसको लिखेंगे और उसकी जो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को किस टाइप का जो है एनीमिया होता है। ये नॉर्मल वैल्यू हैं। जो एमसीवी, एमसीएच होता है वो नॉर्मल रिजल्ट वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए एमसीवी 77 से लेके 93 एफएल को बोलते हैं फेमटोलीटर। और जो एमसीएचसी है ये होना चाहिए 30 टू 35 ग्राम पर डीएल और एमसीएससी जो होना चाहिए 27 से
32 पिकोग्राम, यानी कि ये पीजी जैसे इसको रिपोर्टिंग में किया जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर होगा तो उसमें एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इनकी वैल्यू इंक्रीज यानी कि बढ़ जाती है। इसके बाद जो एमसीवी है, एक इंडेक्स होता है जिसमें आरबीसी का साइज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है। एमसीवी अगर बिलो हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, तो आरबीसी विल बी स्मॉलर, वो छोटा हो जाता है नॉर्मल की अपेक्षा। और ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का जो साइज होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। अगर एमसीवी बढ़ जाए, एलिवेटेड हो जाए, तो आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल से बड़ा, यानी कि 7.4 माइक्रोन से वो बड़ा हो जाएगा। उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। मैक्रो मीन्स लार्ज, साइटिक मतलब सेल। आरबीसी अगर नॉर्मल साइज है तो उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक, यानी कि आरबीसी शुड बी 7.2 to 7.4 माइक्रोन, तो इट इज़ नोन एज द नॉर्मोसाइटिक। और इसके बाद जो एनीमिया है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और आरबीसी काउंट और उसका पीसीवी, ये जो है तीनों के तीनों कम हो जाते हैं। और जो इसमें जो हमारा एनीमिया होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं ये तीनों, ये एज, सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उस जो पेशेंट का एज कितना है और वो मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इसमें कुछ यहाँ बताया है, एक पर्सन है सेट जो कहता है एनीमिया है उसको हीमोग्लोबिन का, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो, रेड सेल काउंट जो है वो लो है, ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है लेस है, नॉर्मल से कम हो जाएगी, और उसकी जो एज है और सेक्स है इंडिविजुअल की वो उसमें अलग है। तो एनीमिया इज़ मेनली कोज्ड बाय, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं एनीमिया के, ये इसमें आगे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एनीमिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लॉस ऑफ ब्लड। अब इसमें हम आगे देखेंगे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लॉस कैसे हो सकता है। उसके बाद एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल, यानी कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज़। तो कुछ ऐसी बीमारी होती है हीमोलाइटिक एनीमिया है जिसे, तो उसमें आरबीसी का जो ज़्यादा टूटते हैं, जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें भी ज़्यादा टूटेंगे, ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसको एनीमिया हो जाएगा। डिक्रीज जेल सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, यानी कि अगर हमारी बोन मैरो ही ख़राब हो जाए और वो प्रॉपर तरीके से जो है अपना रेल का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम या डिक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया को हमने कैसे क्लासीफाइड किया हुआ है। तो एनीमिया में भी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन, इसके कुछ बेस्ड बनाए हुए हैं जिसके ऊपर हम इसका आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर 1 है इसमें ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि ईटियोलॉजी होते कारण, उसको क्या कारण है, क्या उसको वैसी है। दूसरा है अपीयरेंस ऑफ रेड सेल इन द पेरिफेरल ब्लड, यानी कि उसके जो पेरिफेरल ब्लड में है उनकी मॉर्फोलॉजी के पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया। तो एक एक करके इनके बारे में हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो कॉजेज़ पे डिपेंड है या वो वहाँ पर मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, और वहाँ पे प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं जिसको हिमेटोपोइटिक सेल बोलते हैं, वो वहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये प्रीकर्सर सेल्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, वो किडनी में से निकलता है और वो इस जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं इनको एक्टिवेट करता है और आरबीसी के प्रोडक्शन में वो वहाँ पर हेल्प करता है। और हमारी बॉडी में जो उनका मेंटेनेंस है, यानी कि जो प्रोडक्शन है और जो सेल हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उन दोनों में एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना करता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में जो है आरबीसी काउंट जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अगर इसमें प्रोडक्शन में और जो हमारा आरबीसी वहाँ पे है उसके ब्रेकडाउन में कोई अल्ट्रेशन हो जाए, कोई ख़राबी हो जाए, कोई मिलावट हो जाए, कोई बैलेंस प्रॉपर ना हो पाए उसमें, तो उस कंडीशन में उसको एनीमिया होने के चांस होते हैं। और इसको जो क्लासीफाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द उनके मैकेनिज़्म के बारे में जो नीचे दिया हुआ है। पहला है एक्सेसिव लॉस ब्लड, यानी कि इसके अंदर जो है ब्लड वो बहुत सारा बाहर निकल जाता है बॉडी से एक बार में, जैसे पोस्ट हिमोरेजिक एनीमिया, यानी कि उसको कहीं पे हिमोरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण जो है वहाँ पे उसको हो सकता है। इसमें दो होते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस और क्रोनिक ब्लड लॉस।
एक्यूट ब्लड लॉस का जैसे सर्जरी, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, ट्रॉमा एक्सीडेंट हो गया किसी को। और क्रोनिक का मतलब उसके अंदर कोई बीमारी है और लंबे समय तक जो ब्लड है उसका हो रहा है, जैसे ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, उसके जो पेट में है घाव है, वहाँ से ब्लड जा रहा है और उस स्टूल के थ्रू वो पास हो रहा है। जो कोलाइटिस, हीमोरॉइड्स, लैट्रिन में स्टूल जाता है, तो ये सब जो कारण होते हैं, पाइल्स होती है जो, उनमें जो ब्लड है वो हमारा बाहर निकलता है। दूसरा है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स इन द बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो में सेल बन ही नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल सब्सटेंस, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत है, जैसे विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, यहाँ पे हमें आयरन चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए, ये सब अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके कारण जो एनीमिया उसको बोलते हैं ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल सब्सटेंस। इसमें पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि इसमें आयरन की कमी है, आयरन प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा है इसमें विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि उसकी बॉडी में जो है विटामिन B12 प्रॉपर नहीं है, या खाया वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है और वो ब्लड में नहीं जाएगा, ब्लड में जाएगा तो बोन मैरो में नहीं जाएगा, तो आरबीसी बनने में प्रॉपर प्रॉब्लम हो जाएगी। फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, और या तो उसको विटामिन B12 चाहिए या उसको फोलिक एसिड चाहिए। विटामिन B12 जो है ये नॉन वेज में मिलता है, और जो फोलिक एसिड है वो वेज में मिलता है। एनीमिया ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा है, कॉपर नहीं ले रहा है, ये सब नहीं लेने से जो है उसको एनीमिया हो जाएगा, ये सब्सटेंस है। ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो, यानी कि हमारी बोन मैरो ही ख़राब है, इसमें जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना, ल्यूकीमिया, इन्फिल्ट्रेशन बोन मैरो बाय द लिम्फोमा सेल्स और कैंसर सेल्स, और माइलोफाइब्रोसिस, यानी कि जो उसका बोन मैरो है उसमें फाइब्रस हो गया, वहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो गए, जिसके कारण वहाँ पर जो है उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो सेल्स हैं वो नहीं बन रहे हैं। और ल्यूकीमिया मतलब WBC का कैंसर हो गया। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो ख़राब होगी, बोन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसके बारे में ये बताया हुआ है। दूसरा है एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, जैसे मैक्सीडियमा में जो होता है थायराइड फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, हमारा जो थायराइड है उसमें T3 और T4 नाम के वहाँ पे हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से वहाँ पर नहीं हो रहे हैं। एडिसन डिजीज़ है, पिट्यूटरी इंसफिशिएंसी है, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, किडनी में होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज़, यानी कि लंबे समय से उसको कहीं पे कोई क्रोनिक डिजीज़ है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उसके कारण जो है भी आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बाद है अगला एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड सेल्स, जैसे इसका एग्जांपल मैंने पहले बताया था, टूटते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर कॉर्पस्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, और एक्स्ट्रा कॉस्पुलर हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। तो इंट्रावेस्कुलर का मतलब हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ये माँ बाप से जो बीमारी मिलती है, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। हमारा जो आरबीसी है वो स्पेयर की शेप में हो जाता है, और उसका जो जब वो हमारी बॉडी में जाता है ऑक्सीजन लेके, तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तुरंत वो टूट जाता है, और ज़्यादा आरबीसी टूटने के कारण उसको एनीमिया हो जाता है। दूसरा थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो हमारा बनता है जब हीमोग्लोबिन, तो उसमें जो हमारी जो चेन बनती है, अल्फ़ा चेन बीटा चेन, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो चेन नहीं बन पाती है। अल्फ़ा नहीं बनेगी तो उसको माइनर थैलेसीमिया बोलेंगे, और बीटा नहीं बनेगी तो उसको बीटा थैलेसीमिया या मेजर थैलेसीमिया बोलेंगे, और दोनों नहीं बनेगी तो उसको मेजर के नाम से दिया जाएगा, तो वो थैलेसीमिया हो गया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब आरबीसी जो है वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे टूट जाएगा, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी टूटते हैं। लिस्मेनिया है, इन डिजीज़ में जो इन्फेक्शन में आरबीसी टूटते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर जो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण। उसका एग्जांपल है मलेरिया जो है उसको इन्फेक्शन के कारण आरबीसी टूट जाते हैं, कोई दवाई खाने से, ड्रग्स खाने से, कोई केमिकल लेने से। और ट्रॉमा टू रेड सेल, और जो आरबीसी है उसमें ट्रॉमा होने से, एक्सीडेंट होने के कारण, ख़राब होने के कारण उसमें जो एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो आरबीसी जो है वो उसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया, यानी कि यहाँ पे बेस पे डिपेंड करेगा साइज पे, उसका साइज क्या है रेड सेल का,
यानी कि वो माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, उन कंटेंट पे ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो चेंजेज इन द साइज़ एंड द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द रेड सेल्स। तो इसमें हमें दिखाया है यहाँ पे, जो पहला है वो है यहाँ पे अलग अलग तरह का होता है। मैक्रोसाइटिक जो है वो एनीमिया है। मैक्रो का मतलब होता है आरबीसी रेड सेल्स आर लार्जर देन द नॉर्मल, यानी कि जो आरबीसी का साइज होता है वो उसके नॉर्मल साइज से वो बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा विटामिन B12 है वो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिल रहा है, उसकी डिफिशिएंसी है, उसकी कमी है। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक के प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिल रहा है लेकिन वो वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है किसी को। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी छोटा हो जाएगा, हाइपोक्रोमी मतलब कलर कम होगा, हाइपो माने कम होता। रेड सेल्स जो है वो स्मॉलर हो जाएगा नॉर्मल से, और कंटेन लेस हीमोग्लोबिन उसमें होगा। इसका एग्जांपल है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया और थैलेसीमिया। उसके बाद है तीसरा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि इसमें जो आरबीसी है वो भी नॉर्मल है, उसमें कलर भी नॉर्मल आ रहा है, फिर भी एनीमिया है। तो रेड सेल नॉर्मल साइज और जो कंटेन होता है इसमें नॉर्मल उसका अमाउंट हीमोग्लोबिन होता है हर एक सेल में, तो ये होता है एक्यूट लॉस एनीमिया, यानी कि एकदम ब्लड जो है वो बहुत सारा निकल गया उसका, तो उसको एनीमिया हो गया। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। और एनीमिया ड्यू टू द हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो, हाइपोप्लास्टिक का मतलब होता है बोन मैरो काम तो कर रही है लेकिन कम काम कर रही है, यानी कि अगर उसका 100% बोन मैरो है तो 20 या 30% बोन मैरो अपना फंक्शन कर रही है, जिसके कारण वो हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो एनीमिया, यानी कि सेल बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं लेकिन वो कम बन रहे हैं सेल्स। इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, वन ऑफ द कॉमन जो कोजिट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का अंडर डेवलपमेंटेड कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें ज़्यादा हो रहा है। आयरन जो है मेन सोर्स होता है और ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ड्यूडिनम में, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और प्रोक्सिमल जजेनम में, और ये जो सरकमटांसेज होते हैं आयरन के एब्जॉर्ब होते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सीड होता है धीरे धीरे, और एक्सक्रीशन यानी कि बाहर भी निकलता है यूरिन के थ्रू। आयरन से एनीमिया जो है उसके रिजल्ट क्या होते हैं, उसका रिजल्ट होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। कोजेज क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, इंक्रीज फिजियोलॉजिकल डिमांड, यानी कि जब बच्चे होते हैं बड़े होते हैं बढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा चाहिए आयरन, जिसके कारण वो ऐसा हो रहा है। चिल्ड्रन ग्रोविंग पीरियड में वुमेन को अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज में जो वो इंक्रीज होती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको मेंस्ट्रुएशन के दौरान हो जाता है, और डिलीवरी जब बच्चा होता है, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन दूध पिलाती है, तो प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ पे जो खाना है आयरन वो मिलना चाहिए। क्रोनिक ब्लड लॉस में ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर, पेट में घाव, और हेमोरॉइड्स जिसको पाइल्स बोलते हैं, लैट्रिन में खून जाता है बहुत सारा, और कोलाइटिस जो हमारे इसमें कोलाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती हैं, आते हैं ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और इसमें क्रोनिक कार्सिनोमा स्टोमक में कैंसर होने के कारण, हुकमोर एंड इन्फेस्टिएशन। हुकमोर्म ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट होता है जिसका खाना ब्लड है, अगर वो हुकमोर्म का इन्फेक्शन हो जाए तो वो ब्लड खाता है, ब्लड खाएगा भी और गिराएगा भी, यानी कि उसका लॉस भी होगा ब्लड का, हमारी स्टूल के थ्रू लैट्रिन में चला जाएगा, और वो ब्लड को उसको पीता भी है खाता भी है, इसके कारण जो है उसको एनीमिया हो जाएगा पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण। इनएडिक्वेट इंटेक, यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, खाना कम मिल रहा है। जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, जो एज कम होती है, चिल्ड्रन होते हैं, उनको खाना प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, मिल्क मिलना चाहिए। और ओल्ड एज में डिक्रीज ले हो जाता है क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कम हो जाता है, आते उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि किसी को बिल्कुल 22 साल या 25 साल है फिर भी उसको एनीमिया है, तो उसको क्या हो रहा है, जो आते हैं वो ठीक नहीं है, उनमें कोई बीमारी हो गई है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्रॉपर तरीके से खाना मिल रहा है लेकिन आते एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, कॉमन जो है उसमें वीकनेस, कमजोरी, इजी फेडिबिलिटी, पैलर स्किन, जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन ठीक नहीं होगी, नेल्स जो है पतले पतले हो जाएंगे, लस्टर्स देखेंगे, ब्रटाइल देखेंगे उसके, और सीवियर कॉजेज जो है नेल बिकम द क्वाई कनकेव, जो एकदम चम्मच की तरह हो जाते हैं, स्पून की तरह हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलियोगाइनेसिस। तो ऐसे नेल्स जो हो जाते हैं वो इस बीमारी में होते हैं।
अगला विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि विटामिन B12 जो इसेंशियल होता है हमारे DNA को सिंथेसिस करने के लिए, अगर वहाँ पर विटामिन B12 नहीं है तो जो RBC का जो DNA बनना है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और बोन मैरो सेल्स जो हैं वहाँ पर DNA सिंथेसिस करने में उनको वहाँ पे खराबी होगी और वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। जो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं वहाँ पे वो ख़राब हो जाएंगे, मेगालोब्लास्टिक बन जाएंगे। इसके नाम पे इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि जो हमारा पहला सेल बनेगा नॉर्मोब्लास्ट। मेगालोब्लास्ट जो है वो बढ़ जाएगा, मैक्रोसाइट बड़ा सेल हो जाएगा और पेरिफेरल ब्लड हमें ये दिखाई देगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब जो होता है वो इलियम में होता है और विटामिन B12 प्रेजेंट होता है हमारी डाइट में। फर्स्ट जो बाउंड IF इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ वो बाउंड करेगा और बाउंड करने के बाद में फिर वो हमारा जो है वो स्टोमक में IF हमारा बनता है। उसके बाद वहाँ विटामिन B12 को वो बाउंड करेगा और इसके बाद में फिर ये जाके इंटेस्टाइन में जाके फिर ये वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। जो इलियम है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कोजेस क्या है आयरन विटामिन डिफिशिएंसी में? डाइटरी इंडिफिशिएंसी, ये प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहा है, कोई नॉन वेज खाता ही नहीं है, ये नॉन वेज में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। किसी को पेट में खराबी है, इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रॉब्लम है, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। पर्नीशियस एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से डाइट तो लिया लेकिन IF जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो उसके कारण जो है जब वो IF बाइंड नहीं करेगा विटामिन B12 तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिश टेप वर्म इन्फेक्शन, यानी कि एक टेप वर्म होता है जो फिश में होता है, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद जो है फिर उसको ये विटामिन B12 एनीमिया हो जाएगा। इलियल डिजीज़ हो जाती है, यानी कि जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर ही बीमारी होगी, तो फिर ये इसको प्रॉब्लम हो जाएगी और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है एनीमिया के? पैलर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, इजी फैटिगिलिटी हो जाएगी, ग्लोस्टाइटिस, रेड पेनफुल टंग, यानी कि लाल हो जाएगा एकदम, उसका रेड कलर का हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसके यहाँ पर जहाँ पर टंग होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी उसको, टिंगलिंग और नंबर लेस इन द एक्सट्रीमिटीज़ की प्रॉब्लम्स उसको हो जाएगी। तो ये हमने आपको बताया है बच्चों एनीमिया के बारे में, कितने टाइप्स का होता है और किस किस उसका कैसा उसका क्लासिफिकेशन होता है और उनके कारण क्या होते हैं, ये सब कुछ एनीमिया में आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।